बच्चों, आ गए हम फिर से एक बार नया जहर का डोज लेकर और आपका खून चूसने आ गई हूँ। और आज पक्का खून चूस के जाऊंगी और अच्छे से फैक्ट्स जो बायो में आपको बायो को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, धमाकेदार बनाएंगे, लर्निंग के लिए इजी बनाएंगे, वैसा कुछ पढ़ने वाले हैं हम। तो देख लेते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं L3 जो चैप्टर 2 क्लास 12 का है और शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कि लेक्चर फ्लो क्या था हमारा। तो लेक्चर फ्लो हमारा जो था वो कुछ इस तरीके का था। आपको पता है हमें लैंगिक जनन पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुभ्रूणता पढ़नी है, असंग जनन पढ़ना है, अनिषेक फलन पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और आज क्या पढ़ेंगे हम? तो आज हम पढ़ेंगे ये चीजें। सबसे पहले युक्तांडपी, हालांकि हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है लास्ट वाले में, लेकिन उसका डिटेल आज हम पढ़ेंगे। मुक्तांडपी, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु धानी की संरचना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारी फीमेल गैमेट बनने वाली है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मादा युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, मीन्स मादा युग्मोद्भिद कैसे बनती है और उसकी संरचना भी देखेंगे। वो निर्माण के अंदर ही आती है, इसलिए अलग से टॉपिक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और एक बार शुरू कर देते हैं हम वही युक्तांडपी और मुक्तांडपी से। लास्ट क्लास अगर आपको याद है और नहीं याद है तो जाइए फिर से L2 पे, जहाँ पे आपको युक्तांडपी और मुक्तांडपी क्या होता है वो पता चलेगा। जहाँ पे हमने मादा युग्मोद्भिद की शुरुआत की थी, उसको हम हमारी कहानी के रोल में लेकर आए थे। चलिए, तो हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे युक्तांडपी, युक्तांडपी क्या होते हैं? युक्तांडपी क्या होते हैं? हमने स्त्री केसर की बात की थी। स्त्री केसर में हमने देखा था कि क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है वर्तिकाग्र, फिर होती है वर्तिका, और नीचे एक स्वलन पार्ट होता है, यानी फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं अंडाशय। तो हम ये देख रहे थे कि अगर किसी फूल में एक या एक से ज्यादा वर्तिकाग्र होते हैं या स्त्री केसर होते हैं, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जिसमें वर्तिकाग्र भी आएगा, वर्तिका भी आएगी और अंडाशय भी आएगा, अगर ये तीनों एक होते हैं तो हम उसे एक अंडपी कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। और अगर बहुत सारे होते हैं तो द्विअंडपी, त्रिअंडपी, और फिर 4 के बाद हम उसे बहुअंडपी कह लेते हैं। ठीक है, तो अगर बहुअंडपी है तो वो आपको बाहर से ही दिख जाएगा, मीन्स एक ये है और ऐसे के ऐसे दूसरे होंगे। अब मैंने इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हैं हम। तो कैसे बना सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये हो गई हमारी एक स्त्रीधानी, ये हो गई दूसरी स्त्रीधानी, और एक पीछे की साइड मान लेते हैं, इसको मैं डैश से बना रही हूं थोड़ा। ये हो गई हमारी तीसरी स्त्रीधानी, पीछे की तरफ है ये। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है। बहुत सारे स्त्री केसर हो, हम 3 ही लेकर चल रहे हैं और ये लगे हुए हैं हमारे पुष्पासन पर। तो अगर बहुत सारी स्त्रीधानी होती है तो हम उसे बोलते हैं बहुअंडपी। अंडपी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडाशय, अंडाशय भी बहुत क्या होंगे? 3 होंगे। तो चाहे पूरे स्त्री केसर की बात करें या सिर्फ अगर अंडाशय, कई बुक्स में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे स्त्री केसर की बात न करके हमें बताया है कि अगर एक से ज्यादा अंडाशय होते हैं तो उसे बहुअंडपी कहते हैं। तो वो भी कह सकते हैं, क्योंकि अंडप जितनी स्त्री केसर होंगी उतने ही अंडप होंगे, तो हम इसे भी क्या कह सकते हैं? बहुअंडपी कह सकते हैं। तो अगर ये बहुत सारे हैं और आप देख रहे हैं आपको तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, बाहर से भी मतलब दूर से भी अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसे मिला दूं, जैसा कि हमने किस में देखा था? आपने गुड़हल में देखा था, ऊपर से तो आपको 5 दिख रहे थे, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 दिख रहे थे। लेकिन वो एक नीचे से अगर हमने जब उसको खोल के देखा था, आपने प्रैक्टिकल देखा होगा और नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसे आपको मिल जाएगा पुष्पीय संरचना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के नाम से, क्योंकि काफी इस चैप्टर में जो चीजें हैं वो वहां पे दिखाई गई है। तो ऊपर से तो 5 दिख रहे थे लेकिन नीचे से एक ही पार्ट था, मतलब ऐसे अलग अलग नहीं दिख रहे थे। तो इसको हम बोलते हैं युक्तांडपी। युक्तांडपी को और क्या कहते हैं? सिनकार्पस, क्योंकि मैंने कहा अंडप को कार्पस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो सिनकार्पस का मतलब जुड़े हुए, ऊपर से भले ही 5 है लेकिन नीचे जाने के बाद आपको कहीं 5 नजर नहीं आ रहे, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं युक्तांडपी। और युक्तांडपी क्या होंगे? एक से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि एक होगा तो वो एक अंडपी, उसमें ज्यादा का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाहर से आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है कि ये यहां तक तो 5 दिख रहे हैं, इधर से कहीं भी नहीं दिख रहा है कि इसके अंदर 5 चीजें होंगी, लेकिन इसके अंदर क्या है?
5 अंडप है इस तरह से, 3 पीछे और 3 आगे और 2 पीछे की साइड होंगे, जैसा कि गुड़हल में होता है। अब गुड़हल में एक और स्पेशलिटी होती है कि गुड़हल को जब हम काटते हैं तो यहां से अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, जो हमने प्रैक्टिकल में काटा है, ट्रांसफर में अनुप्रस्थ, जैसे कि ये गुड़हल है या कोई भी चीज है, अगर आप इसको इस तरह से काटते हैं तो ये होता है अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसफर, और अगर इस तरह से काटते हैं तो ये होता है लंबवत यानी एलएस। तो टीएस काटते हैं तो गुड़हल की स्पेशलिटी है कि ऊपर तो आपको 3 ही दिखते हैं कार्पल, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो 4 दिखेंगे, यहां से काटेंगे तो 3, यहां से काटेंगे तो 4 और नीचे से काटेंगे तब 5 दिखते हैं। ऐसा खूबसूरती है गुड़हल की। तो हमने जो प्रैक्टिकल दिया था, देखा था, उसमें शायद आपको 4 दिख रहे होंगे। वो 4 इसी वजह से क्योंकि हमने काटने में जो है वो यहां से काटा था, इसको इस जगह से काटा था, तो कहीं 4 दिखते हैं, या फिर उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ हो तब भी ऐसा होता है। लेकिन गुड़हल में 5 कार्पल होते हैं, मतलब पंचअंडपी है, बहुअंडपी है, और कैसा है, युक्तांडपी, क्योंकि सारे अंडप कैसे जुड़े हुए हैं। यहां से पूरा एक दिख रहा था। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मुक्तांडपी, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारे स्ट्रिकेशन है और सभी आपको बाहर से ही अलग अलग दिख रहे हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। बाहर से यहां से भी अलग अलग दिख रहे हैं, नीचे से भी अलग अलग दिख रहे हैं, 3 अलग अलग। अगर ये त्रिअंडपी है, मान लीजिए कैसा है, त्रिअंडपी है, तो आपको दिख रहे हैं नीचे से भी त्रिअंडपी, ऊपर से भी त्रिअंडपी। यहां पे ऐसा नहीं दिख रहा था, ऊपर से 5 दिख रहे थे लेकिन नीचे तो जाकर 1 हो गया। तो अगर ऊपर से भी फ्री हो और नीचे से भी देखने पर, यानी पूरे में देखने पर आपको बहुत सारे कार्पल्स दिख रहे हो, या अंडप दिख रहे हो, या अंडाशय दिख रहे हो, या स्त्री केसर दिख रहे हो, और अलग अलग हो, तो उसे हम बोलते हैं मुक्तांडपी। और मुक्तांडपी को इंग्लिश में हम बोलते हैं एपोकार्पल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सिनकार्पल। समझ में आई आपको बात अच्छी तरह से। अब ये कैसे दिखेंगे, अब अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, मीन टीएस काटते हैं, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। किसी भी, अब मैं गुड़हल की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी, जैसे अगर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अंडप है, मतलब 6 स्त्री केसर है, बहुअंडपी है, तो आपको बाहर से भी एक अच्छा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पता चल रहा है कि 5 है, और अंदर भी ये कुछ ऐसे होंगे। इसको थोड़ा हम इधर बना लेते हैं। अब अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटें तो आप देखेंगे कि ये बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यानी कि पूरा के पूरा गोल, जैसा गुड़हल में हमने देखा, आप देखेंगे उसकी आउटलाइन पूरी गोल है, और अंदर की तरफ आपको जितने भी उसके कार्पल होंगे, जैसे 2 3 4 जितने भी होंगे, ये 5 होंगे, तो 5 कार्पल दिखेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्पल है। लेकिन अगर आप इसका बाहर से देखेंगे, मतलब अगर हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन नहीं काटा, इस चीज को छुपा दें, तो ये पूरा गोल दिखेगा, ऐसा लगेगा पूरा एक ही है। लेकिन जब हमने इसे काटा तो इसमें 5 अंडाशय दिखे, यानी कार्पल दिखे। इट मीन्स ये क्या है, पंचकार्पली बहुअंडपी, यानी इसमें 5 स्त्री केसर थे जो ऊपर दिख रहे थे लेकिन नीचे नहीं दिख रहे थे, लेकिन काटा तब पता चला कि ये तो पंचअंडपी है। तो ये है सिनकार्पस यानी युक्तांडपी का टीएस, जिसमें क्या होते हैं, पूरे मिक्सिंग होते हैं, इनकी जो वॉल होती है बीच की, ये 5 कार्पल या 6 कार्पल, जितने भी कार्पल है अंडाशय, उनकी वॉल जो होती है वो एक तरह से घुल जाती है, पूरी तरह से नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा, लेकिन एक तरह से ऐसा लगेगा पूरा के पूरा एक है। अभी आपको इसका डायग्राम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये होते हैं एपोकार्पल। एपोकार्पल यानी कि ये वाली चीज, इसका अगर आप टीएस काटें, जैसे मैं यहाँ एक बार और बना देती हूँ, इसका हम क्या काट रहे हैं, टीएस, इसका भी टीएस काटेंगे, तो इसका टीएस आपको ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको 6 के 6 बाहर से, ये देखने से ही लग रहा है कि कुछ 6 पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा सर्कल दिखेगा, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, एकदम परफेक्ट सर्कल तो नहीं दिखता, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा भी दिखता है। लेकिन आप बाहर से देख के इसको नहीं बता सकते कि कितने अंडप है, तो ये होते हैं युक्तांडपी। मुक्तांडपी में बाहर की आउटलाइन देख के ही पता चल रहा है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक कार्पल अलग अलग दिखेगा, एक एक अंडाशय। तो ये क्या है, ये तो पूरी अंडाशय है। अंडाशय के अंदर ये जो कोष्ठ बने हुए हैं आपको दिख रहे हैं, ये पूरा अंडाशय है, ये यानी कार्पल है। इस कार्पल के अंदर ये जो गुहा होती है या कोष्ठ होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंडाशयी गुहा, या इसे और क्या कर सकते हैं, लॉक्यूल इंग्लिश में। यहां पे भी सेम, यहां पे भी भले ये सिनकार्पस है लेकिन कोष्ठ तो इसमें भी होंगे। अगर ये बहुअंडपीय, एक अंडपीय है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अंडपीय में तो ये रहा, ऐसा ही दिखेगा, ये अंदर एक अंडप होगा इस तरह से। अब इस अंडप में मीन्स इस कोष्ठ में क्या होते हैं, बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड क्या होते हैं, बीजांड कुछ इस तरह की संरचना होगी, अभी अब पूरा बीजांड पढ़ेंगे हम। तो ये है बीजांड, आपका ऐसे बीजांड लगा होगा इस अंडाशयी गुहा में, इसे हम कहते हैं बीजांड। इसी बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ओव्यूल और क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजियम, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इन सब में भी क्या होंगे, अंदर बीजांड होंगे। अब बीजांड इसमें भी एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। एक होता है तो एक बीजांडधारी, और बहुत सारे होंगे तो बहु बीजांडधारी। जैसे अब बहुत सारे बना देती हूं मैं, ये दिख गए आपको, बहुत सारे बीजांड है तो ये बहु बीजांडधारी हो गया, ये एक बीजांडधारी। ऐसा इनमें भी हो सकता है, इसमें और इसमें, दोनों में कॉमनली बात कर रहे हैं हम कि इनमें एक बीजांड भी हो सकते हैं और बहु बीजांड भी हो सकते हैं, इस तरह से। आई बात समझ में। अब ये जो बीजांड का अरेंजमेंट है, यानी एक हो या अलग हो या कैसे भी हो, यहाँ पे देख रहे हैं आप मार्जिन पे यानी कि परिधि पे, तो आप क्लास 11 को थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा सा धुंधली यादों में जाइए, वहां पे आपने बीजांड विन्यास पढ़ा हुआ है, प्लेसेंटेशन पढ़ा हुआ है, थोड़ा कुछ याद आ रहा है अगर, नहीं तो मैं 11 जब पढ़ाऊंगी तो फिर वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार आप, क्योंकि इतना डिटेल में अब अभी हम नहीं जा सकते। आपको थोड़ा सा बस एक आइडिया दे देती हूँ कि देखिए ये परिधि पर लगे हुए हैं, तो ये पेरिफेरल प्लेसेंटेशन यानी परिधीय वित्तीय प्लेसेंटेशन जो आपने पढ़ा था। कई जगह क्या होता है कि जैसे ये एक्सिस पे होते हैं, एक्सिस का मतलब सेंटर में होते हैं, यहाँ पे बीजांड लगे होंगे, इनके कलर चेंज कर दूं थोड़ा तो आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे 1 2 कितने भी हो सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये अक्ष है इसका, ये ग्रीन वाला अक्ष है, और इससे ऐसे लगे हुए हैं। अगर हम कार्पल नहीं बनाया तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। अभी मैंने वो अंडाशय नहीं बनाया आपको समझाने के लिए, इसको आपने पढ़ा है एक्सियल या अक्षीय, जैसा कि भिंडी में होते हैं। ठीक है, मार्जिनल पढ़ा होगा, बहुत सारे पढ़े हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपली समझा रही हूँ, अभी ज़्यादा डिटेल में हम जा नहीं रहे 11th क्लास के। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, जिसे हम बीजांड विन्यास कहते हैं। तो कितने भी हो सकते हैं, यानी बहु भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और उनका विन्यास कैसा भी हो सकता है। ठीक है, जिसके आधार पर आपने विन्यास सारे 11th में पढ़े। अब देखते हैं हम इसका एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जो बीजांड है, आपने देख रहे हो यहाँ पे मैंने बीजांड के नीचे एक स्टॉक जैसी संरचना बनाई है। ये क्या है, बीजांड जो है ये अंडाशय गुहा में जिससे जुड़ा हुआ रहता है, मतलब एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर, डंठल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस डंडी लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत, क्योंकि इससे बीजांड लगा हुआ है। और जिस तरह से ये अरेंज होते हैं उसे हम बोलते हैं बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन। और बीजांड वृंत को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। ठीक है, बीजांड वृंत को तो आप समझ गए। अब इसके हम देखते हैं जो प्रैक्टिकल में हमने देखा था उसके कुछ फोटोग्राफ्स, यानी ये माइक्रोस्कोप की करामात और हमारी भी। ये देखिए, ये हमने देखा था। अगर आपने प्रैक्टिकल, आप प्लीज प्रैक्टिकल देखिए क्योंकि बहुत कुछ उसमें आपको समझ आएगा। ये वाला कुछ आपको डायग्राम अगर याद आ रहा हो, बादाम का नाम लिया हो आपने, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बादाम तो महंगी है, तो बादाम का नाम लेते ही सब कुछ याद आ जाता है। तो ये है एलएस, यानी कि अगर ये ओवरी थी, जैसे कि मान लीजिए ये ओवरी है हमारी, ठीक है, तो इसको मैंने किससे काटा है, ऐसे काटा है, लंबवत काटा है। तो लंबवत काट के आपको ऐसे दिखाया है,
समझ में आया आपको? ओवरी ऐसी थी, उसको लंबवत काटा और आपको सामने से दिखाया है। तो सामने से दिखाया तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है, ये है आपका अंडाशय या कार्पल या लॉक्यूल भी बोल सकते हैं। अगर कोष्ठ बोल रहे हैं, जो अंडाशय गुहा की हम बात कर रहे हैं वो कोष्ठ है, ठीक है। और ये जो अंडे जैसे दिख रहे हैं आपको, है ना, वैसे अंडे नहीं है, ये क्या है, बीजांड है। तो ये है आपके बीजांड, ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है। अभी आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, इससे लगे हुए हैं, वैसे ये एक्सियल है, ठीक है। तो ये है आपके बीजांड, जिसको अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओव्यूल, बहुत सारे ओव्यूल है इसमें, क्योंकि एक नहीं है, तो ये बहु बीजांडधारी है। और आप ये देख रहे हैं कि ये आपको बीच में पार्टीशन दिख रहा है ना, क्योंकि धतूरा कैसा होता है, द्विअंडपी होता है। कैसा होता है, द्विअंडपी। प्रैक्टिकल में इतना डिटेल में से फोटोग्राफ बता पाई थी मैं, लेकिन अब आप देख रहे होंगे ये धतूरा है और ये द्विअंडपी होता है। आपको दो कोष्ठ दिख रहे हैं, नंबर 1 और ये 2, ठीक है। तो ये द्विअंडपी है और सिनकार्पस है, क्योंकि मिले हुए हैं ये। बाहर से आपने धतूरा जब हमने खोला था प्रैक्टिकल में, तो आपने देखा होगा सिर्फ एक लंबी सी डंडी दिख रही थी, ऐसी कुछ, जिसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताया है। ऐसा ऊपर कुछ ऐसा था उसके, जो वर्तिकाग्र था, नीचे लंबी डंडी थी ऐसी। कहीं भी आपको दो चीजें, दो डंडियां नहीं दिख रही थी धतूरे में, क्योंकि ये सिनकार्पस है, यानी कि युक्तांडपी है, ठीक है। इसको देखिए, ये फ्रूट बनने के बाद का प्रोसेस है। तो जो बीजांडन्यास या बीजांड होता है वो फ्रूट बनने के बाद भी हमें दिखता है। तो आपने खीरा ककड़ी देखी होगी, मैम आप बोलेंगे मैम को खीरा ककड़ी बहुत सारे वीडियो खीरा ककड़ी पर डालती है, क्योंकि आप इजीली उसे देख पाएंगे। जब आप खीरा ककड़ी काटते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि इसमें कितने कोष्ठ हैं। बाहर से सेम, बाहर से ही पता चल गया, बाहर से तो आप देख ही नहीं सकते कि इसमें कितने अंडप होंगे। जब हमने इसको काटा तब भी आप देख रहे हैं एक तरह से सब कुछ मिक्स सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा सब कुछ एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है। खीरा ककड़ी त्रिअंडपी होती है। अब आपको नहीं समझ आएगा, मुझे 3 दिख रहा है, ये देखिए, एक ये रहे 2 बीजांड, मतलब ये अब तो बीज बन गए, बीजांड से ही बीज बनता है। ये एक पोर्शन, ये 2 पोर्शन, 2 बीज यहाँ दिख रहे हैं, और ये 3 पोर्शन, ठीक है, क्योंकि ये त्रिअंडपी था। और लेकिन उसके पुष्प में हमें पूरा एक ही दिखता है, क्योंकि ये कैसा है, युक्तांडपी है। ये भी युक्तांडपी है। बाहर से देखने पे आप नहीं बता सकते कि अंदर 3 है, मिले हुए हैं। जब सारे अंडप एक दूसरे से चिपके हुए या एक संग बना लेते हैं तो उसे हम युक्तांडपी कहते हैं। जब सारे अंडप या स्त्री केसर, अंडप बोलो स्त्री केसर बोलो, ठीक है, अंडप मीन्स कार्पल, ये जब सारे अंडप अलग अलग हों और बाहर से भी दिखते हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं मुक्तांडपी। यहाँ पे सब युक्तांडपी है, धतूरा भी युक्तांडपी है, खीरा ककड़ी भी युक्तांडपी है, और ये गुड़हल का था जो हमने प्रैक्टिकल में देखा था, ये भी युक्तांडपी है। इसके आपको बताए गुड़हल के, ये टीएस है, वो एलएस था, क्योंकि मुझे आपको लॉक्यूल बताने थे इसलिए धतूरे का तो एलएस लिया था, इसका टीएस लिखा। तो इसमें 4 ही दिख रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर से काटा था। सेक्शन की जब बात आती है, जब आप प्रैक्टिकल सीखने जाएंगे तो आपने देखा होगा, जो मैं ये टीएस और एलएस की बात कर रही हूँ, हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे, जब हम फर्स्ट टाइम बीएससी मतलब 11th-12th में, तो इतना सेक्शन का काम नहीं होता है, हमारे टाइम में तो नहीं होता था। जब हम गए तो सबसे पहले हमारे जो सर थे उन्होंने हमको बोला 4 दिन, जो रोज लैब में जाते थे, कहा कल से एक ब्लेड लेकर आना, ठीक है। ब्लेड लेकर आते थे और वही मटेरियल होता था, जो भी जिसका भी सेक्शन काटना होता था। लैब में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, मटेरियल मतलब यही जिसके हमें एलएसटीएस काटने, तो वो दे देते थे डंडिया, जितनी बिगाड़नी है बिगाड़ो। लेकिन 4 दिनों तक बस इस ब्लेड से, रोज आते ब्लेड से काटने की कोशिश करते। वो सबकी टेबल पे जाते, देखते कि सबसे पतला सेक्शन होना चाहिए, ये तो फिर भी मोटा है। मेरे सर होंगे तो डांटेंगे, अभी कहीं देख रहे होंगे कि ये कैसा सेक्शन काटा है, लेकिन थोड़ा सा मजबूरी थी, ब्लेड नहीं मिल पाई मुझे, तो इसीलिए ऐसा हो गया और काफ़ी टाइम भी हो गया। तो पहले ऐसे
काटते थे, थिन 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 और थिन। तो पहले 3-4 दिन तो यही प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक सेक्शन अच्छा नहीं होगा माइक्रोस्कोप में कुछ ना दिखना भैया, ठीक है। तो सेक्शन काटने की प्रैक्टिस आज भी हम करते हैं, कभी कभी मुझे याद आता है तो भिंडी लेकर चाकू से चालू हो जाती हूँ मैं। अब मेरे घर वाले सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे अच्छा तभी भिंडी की सब्जी कम पड़ रही है। चलिए ठीक है, तो ये सेक्शन काटा है, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये समझ में आ गए। अब मैं आपको बताती हूँ मुक्ता अंडपी का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो चंपा है। चंपा का फूल देखा होगा जिसको माइस्चेलिया भी बोलते हैं। बुक में, एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दे रखा है, वही बताने वाली हूँ आपको मैं अभी। ये देखिए, ये तो है पेपेवर। कौन है भाई पेपेवर? पहचान कौन है ये पेपेवर? पेपेवर बोलते हैं अफीम को, पोप। मैम क्या अफीम गांजा वांजा की बातें करती है ना। आप देख रहे हैं ऊपर से भले ही आपको स्टिग्मा, अब ये स्टिग्मा है बिल्कुल ही, आप बोलती हैं आप तो ऐसा बनाती हैं, ऐसा बनाती है, लेकिन वही हम तो प्रारूपिक की बात करते हैं और नेचर तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर वैरायटी ऑफ एक्सेप्शंस है। तो ये है पेपेवर जिसका यहाँ पे अंडे हैं अंदर, मतलब अंडप है, और ये आपकी स्टिग्मा। स्टिग्मा में भले ही आपको दिख रहा होगा कि कितने पोर्शन है, लेकिन यहाँ कहीं से आप नहीं बता सकते कि इसमें कितने अंडप है। तो ये पेपेवर जो है वो बहुअंडपी होता है। और सिनकार्पस लिखा हुआ दिख ही रहा होगा जिसको हम बोलते हैं युक्तांडपी, यानी अंदर से जब आप इसका सेक्शन काटेंगे तो आपको बहुत सारे अंडप दिखेंगे। और फिर इसको बात को ध्यान में रखें कि समझ में आ गया होगा आपको, नहीं तो आप कहेंगे मैम आपने तो बताया ही नहीं, ठीक है। चलिए, ये है आपका माइस्चेरिया, ठीक है, ये माइस्चेरिया यानी चंपा। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे आपको ये दिख रहे होंगे, ये तो बाहर से ही आपको पता चल रहा है कि ये बहुअंडपी है। यहाँ पे कहीं आपको पता नहीं चल रहा था, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये बहुअंडपी है, बहुत सारे कार्पल्स हैं इसमें, और ऊपर से ही दिख रहे हैं, ऊपर से दिख रहे हैं और अंदर से तो ऑब्वियसली जब एक एक को काटोगे तो आपको कुछ सेक्शन ऐसा दिखेगा। इसको यहाँ से आप काट दो इस तरह से, तो ये आपको बीच में कुछ ऐसे ऐसे से दिखेंगे, क्लियरली विजिबल कि ये बहुअंडपी है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका है माइस्चेरिया। कोई माइस्चेरिया भी बोलते हैं, कई माइस्चेरिया भी बोलते हैं, आप देख लीजिए, आप एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। तो ये कैसा है? मुक्तांडपी, क्योंकि बाहर से ही दिख रहे हैं, मुक्त है सारे। मुक्त का मतलब फ्री, एक दूसरे से कोई बंदिशें नहीं है इनके पास, फ्री है ये। और ये सारे बंधे हुए हैं, एक साथ चिपके हुए हैं, अलग नहीं जा सकते एक दूसरे से। और ये आवारा पंछी, ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं। अब इसी से फ्रूट बनना है, तो इसीलिए आप देख रहे हो कुछ फ्रूट तो गुच्छों में बनते हैं, क्योंकि उसमें बहुअंडपी होते हैं ना वो, तो बहुत सारे फ्रूट बन जाते हैं। लेकिन किसी में एक ही अंडप होता है तो फिर उससे एक ही फ्रूट बनता है। बात आई समझ में? या ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्रूट के अंदर जो पार्टीशन, जैसे आपने देखा कुकुम्बर एक ही होता है लेकिन उसके अंदर पार्टीशन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वो बहुअंडपी है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इससे हर एक से एक फ्रूट बनेगा, इमेजिन दैट, ठीक है। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है सब ऐसा हो कि एक फ्रूट बने और उसके अंदर आपको ये सब दिखे, ये भी हो सकता है। चलिए, तो ये युक्तांडपी मुक्तांडपी समझ में आया। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल और सबसे रिलेट करके बताया। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो। अब आप बात करते हैं बीजाणुधानी, जो मैंने बताया कि अंडाशय के अंदर जो व्हाइट व्हाइट हमने देखे, एक बार और देख लेते हैं। ये तो बीज बन चुका है, लेकिन कभी ना कभी ये बीजांड रहा होगा, क्योंकि बीज भी कभी बीजांड था वाला सिचुएशन, और बताए हैं आपको बना के भी इससे पहले वाले में ये, ठीक है। तो इन बीजांड की बात कर रहे हैं, और इन्हीं बीजांड को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी, यानी कि मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो बीजांड और गुरु बीजाणुधानी की संरचना पढ़नी है हमें अब। बीजांड बीजांडासन से, बीजांडासन किसे कहेंगे? जो आपने अभी लोक्यूल देखा, मतलब बीजांड का ये जो अंडाशय देखा, अंडाशय में मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है? कोश होता है जिससे अंडाशय गुहा या
लोक्यूल कहते हैं, और इस लोक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, बीजांड प्रेजेंट होता है। तो बीजांड व्रंत से लगा होता है, और इस जगह को जहां से वो लगा होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांडासन। जैसे पुष्प लगा होता है तो पुष्पासन बन जाता है, ऐसे बीजांड लगा है तो बीजांडासन बन जाता है। ठीक है, तो बीजांडासन से लगे होते हैं, बीजांड व्रंत द्वारा जुड़े होते हैं, बीजांड के निम्न भाग होते हैं। अब आया है गुरु बीजाणुधानी की संरचना, क्या भाग होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला अध्यावरण, पढ़ेंगे इनको, चिंता मत करो। बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड काय, ठीक है, ये सारे हैं क्या है, भाग हैं किसके, बीजांड के। तो अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये। चलिए एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब मैं आपको बता रही हूं कि हम कहां पर हैं, धरती पर। अरे मैडम कहां पर है, मतलब लेक्चर में। वैसे तो आप पता नहीं कहां कहां घूम रहे होंगे, कहां कहां सोच रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर पे गेम खेल रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये स्टिग्मा आप थोड़ी मोटी बनाई है मैंने, क्योंकि समझाना है आपको। ये हमारा हो गया अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक दो कितने भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अंडाशय। हम एक ही बना रहे हैं, ये एकांडपी बना रही हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझा। इसके अंदर क्या होता है, बीजांड। तो ये हमारा स्टॉक यानी कि फ्यूनिकल, और इस पे हमारा लगा हुआ है बीजांड। ठीक है, अब ये बीजांड को जब हमने जूम करके देखा, सेल्फी को करते हो ना जूम, तो इस पे बहुत सारी चीजें दिखाई दी। ये बीजांड हमें, हाँ बीजांडासन समझ में आ गया ना, जहां पे ये लगा हुआ है वो बीजांडासन है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखा। इसके भी खाने के दिखाने के दांत अलग अलग हैं। जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, क्योंकि नेचर में परफेक्शन के साथ इम्परफेक्शन भी है। ठीक है, तो ये है हमारा बीजांड। अब ये जो चीज है, इन भाई साहब को देखिए, जिससे हमने बोला कि ये किससे लगे हुए हैं, ये अब मान, ये क्या हो गया अब हमारा बीजांडासन, ये वाली चीज, ये यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं बीजांड व्रंत। आई बात समझ में, जिसको कहते हैं फ्यूनिकल। ये जहां से लगा हुआ है, ये तो स्टॉक हो गया। बीजांड, बीजांड व्रंत से जिस जगह पर लगा हुआ होता है, जगह, ये वाली कनेक्शन व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। हिंदी में जाएंगे तो नाभिका या नाभिक, वैसे नाभिका ही है, नाभिका। ठीक है, अब कई बुक्स एक्स्ट्रा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कई बुक्स जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ये जो बीजांड व्रंत का कुछ भाग जो बीजांड व्रंत को घेरे रहता है, हमेशा नहीं घेरे रहता, कभी कभी इसको मजा आता है तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, हैसियत से आगे, तो इसको हम बोल देते हैं रफे। कहाँ लिखूं, रफे। आई बात समझ में, हो गई सारी जानकारी। अब आते हैं अंदर, ये जो आपको दिख रही है, हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म में जो अध्यावरण बाहर क्या होते हैं, दो या ज्यादा परतें होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में अधिकतर दो परतें होती है। दो तरह की परतें होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यावरण, कोशिकीय परतें होती है। क्या काम करती है अध्यावरण का, एक ही काम, सुरक्षा प्रदान करना बीजांड को। ठीक है, तो एक ये रही 1 और बाहर वाली 2, दो अध्यावरणीय परतें होती है। अध्यावरणीय परतों के बाद होता है हमारा ये, इसके अंदर मतलब एक स्पेशल सा शेप होता है बीजांड के अंदर ही, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं कैसी होंगी, कोई बताए हमें। ये कोशिकाएं अभी तक 2n है, यानी द्विगुणित है। कहीं भी हमने अभी फूल से ही बना है, ये तो द्विगुणित ही है। ठीक है, 2n है, कहीं भी अभी अर्धसूत्री विभाजन नहीं करवाया। ये क्या है, गुरु बीजाणुधानी ही है, बीजांड ही है। इसमें होती है ये 2n कोशिकाएं। इन 2n कोशिकाओं को हम बोलते हैं बीजाणु उत्तक। ऐसा हमने वहां पे भी देखा था लघु बीजाणुधानी में, याद आया कुछ कि वो बता देती हूँ थोड़ा सा रफ। ठीक है, ये लघु बीजाणुधानी का एक कोष्ठ है
और यहाँ पे मैंने बोला था बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे लघु बीजाणु धानी के अंदर उत्तक होता है जो बाद में लघु बीजाणु बनता है ना, वो मर जाती है और अब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो वो ये यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, इससे गुरु बीजाणु बनना है। अभी वहाँ पे बाद में बना था ना, कुछ कोशिकाएं नष्ट हो गई थी, कुछ कोशिकाएं वृद्धि करके लघु बीजाणु बना लेती है, MMC बना लेती है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये होता है बीजाणु उत्तक, जिसको न्यूसीलेस कहते हैं इंग्लिश में। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा है जहाँ पे अध्यावरण अनुपस्थित होता है, बीजांड में ऐसा लिखना कैसे। आप कई बच्चे पूछते हैं कि मैम आप तो ऐसे दर दर बता देते हो, हमें तो लिखना आता ही नहीं है। जो बोल रहे हैं वो लिखना है कि बीजांड के बाद 2 तरह की परतें होती हैं कोशिकीय, जिसे अध्यावरण कहते हैं। एंजियोस्पर्म में 2 तरह के अध्यावरण होते हैं, 2 अध्यावरण होते हैं। अध्यावरण का काम बीजांड को सुरक्षा प्रदान करना होता है। फिर है बीजांड में बीजांड द्वार किसे कहते हैं, तो बीजांड में वह जगह जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है उस जगह को हम बोलते हैं बीजांड द्वार, जिसको आप क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल भी बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, यह आया समझ में। ये माइक्रोपाइलर यानी बीजांड द्वार के ऊपर विपरीत यानी कि दूसरी डायरेक्शन में होता है निभाग, जिसको हम बोलते हैं चले जा, ठीक है। तो हो गई बात, अध्यावरण हो गया, बीजांड द्वार हो गया, निभाग हो गया। बीजांड का ये जो बीजाणु उत्तक है, इसी को, ये जो मैं कह रही थी, ये संरचना जो है, अध्यावरण के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के अंदर बीजाणु उत्तक होते हैं। बीजांड काय को भी न्यूसीलेस और इसको भी न्यूसीलेस ही कहते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय समूह, और सारे कैसे हैं, द्विकुलित। इंपॉर्टेंट फैक्ट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि बीजांड प्रकृति में बहुत टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। आपने 11th में हो सकता है किसी ने ज़्यादा ज्ञान बांटा हो तो आपको पढ़ाया होगा कि बीजांड जो है वो एनाट्रोपस, एंटीट्रोपस, है ना, बहुत सारे कंपाइलोट्रोपस, ये पढ़ाए होंगे। लेकिन 11th-12th के लेवल पे आपके बीजांड के प्रकार है ही नहीं, वो आते हैं BSc लेवल पे। जब नीट आप पढ़ते हैं तब भी बहुत है धमाधम पढ़ाते हैं, लेकिन वो आपके 11th-12th में नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक, ये वाला शेप, ये है मैक्सिमम एंजियोस्पर्म, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में जो होते हैं वो एनाट्रोपस टाइप के बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड के बहुत सारे, अभी मैंने बोला कंपाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस टाइप के बीजांड क्या होते हैं। एनाट्रोपस बीजांड ये वाला, जिसमें क्या होता है, निभाग जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, ये आपके बीजांड वृंत के बहुत पास होता है, उल्टे होते हैं ये, अपसाइड डाउन, इस तरह से। जैसे ये बीजांड वृंत है, ये हाथ है, ठीक है, ये ऐसे झुके होते हैं, तो माइक्रोपाइलर इधर आ गया बीजांड वृंत के पास, दिख रहा है अब आपको अच्छे से। ये ऐसा होगा, ये वाला भी बताऊंगी अभी, तो ये ऐसे हो जाता है, ज़्यादा वृद्धि कर लेता है, तो ये माइक्रोपाइलर इसका यहाँ आ जाता है। ये देखिए, ये ऐसे ही ना, हाथ ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका एनाट्रोपस जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में हिंदी आवृत बीजी समझ में आ गया होगा ना, एंजियोस्पर्म ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है और इसी को हम आगे तक लेकर जाएंगे। एक होते हैं ऑर्थोट्रोपस, इसमें आप देख रहे हैं चलेजा, यानी कि जो निभाग है और बीजांड द्वार है वो एक सीध में, लेकिन बीजांड वृंत अलग है, साइड में। लेकिन एक होता है ऐसा वाला, ठीक है, इसमें वही ये पूरा वैसा शेप है। अब आप देख रहे हैं इसमें बीजांड वृंत, ये चलेजा यानी निभाग, और ये हमारा बीजांड द्वार। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं, और ये अध्यावरण, ये आप देख रहे हैं पूरा सीधा बीजांड वृंत, फिर चलेजा यानी निभाग, ये माइक्रोपाइलर पूरे सीध में, एक सीधी रेखा में है। इसमें सीधी रेखा में नहीं है, इसमें 90 डिग्री पे आप बोल सकते हैं कि ऐसे और ऐसे ऐसे है ना, और इसमें सीधा है 180 डिग्री पे। मैथ्स बोला था ना, मैथ्स में घुसेंगे। तो ये है ऑर्थोट्रोपस,
ये लिखना नहीं है बच्चों, ये आपको समझाया है, क्योंकि कई गाइड आप पढ़ेंगे फिर बोलेंगे मैम आपने तो बताया ही नहीं, तो ऐसा वाला, इसीलिए सिर्फ ये ध्यान में रखना है आपको अभी के चैप्टर के लिए। ये थोड़ा सामान्य जानकारी, जीके भी बढ़ाना चाहिए। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे हम गुरु बीजाणु जनन पढ़ने वाले हैं हम, कि क्या होता है गुरु बीजाणु जनन। क्या है गुरु बीजाणु जनन? गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि अभी हमें क्या बनाना है, मादा युग्मक बनाना है, ठीक है। वहां पे लघु बीजाणु में क्या बनाया था, लघु बीजाणु बनाया था ना, तो अब यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन करके गुरु बीजाणु बनाना है, अभी बना नहीं है गुरु बीजाणु। तो स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कैसे बनती गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, बताते हैं आपको कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। क्या होता है सबसे पहले कि ये, अब मैं आपको पूरा वैसे बीजांड पूरा नहीं बना रही, सॉरी हाँ बीजांड पूरा नहीं बना रही, आधा सा बना रही हूँ, आलसी व्यक्ति। अब हम सिर्फ अंदर की बात कर रहे हैं, किसकी, बीजांड काय की, न्यूसेलस की, बीजाणु ऊतक की। बीजाणु ऊतक में आपने देखा कुछ कोशिकाएं होती है, सारी कैसी है, द्विगुणित। इनमें से कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर दूसरी कोशिकाओं से अलग दिखने लग जाएंगी, मतलब अलग हो जाएंगी, स्पेशल बन जाएंगी। जैसे ये स्पेशल बन गई, दुल्हन बनने वाली है ना, मादा युग्मोद्गीत बनाएगी तो थोड़ा स्पेशलिटी बतानी पड़ेगी ना। ब्राइड कैसी होती है, सबसे अलग, तो ब्राइड मतलब दुल्हन सबसे अलग होती है, ये भी सबसे अलग है, ठीक है। तो ये अलग हो गई, ये थोड़ा वृद्धि करेगी, फूलेगी, थोड़ा सा एटीट्यूड में आएगी। अब क्या करेगी, इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री, यानी कि मियोसिस। मियोसिस हो गया। मियोसिस से क्या होगा, 4 कोशिकाएं बनेगी, क्योंकि आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 कोशिकाएं बनी। ये कैसी है, अब ये तो 2n थी, ये कैसी हो गई, n। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम MMC। MMC मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। वहां पे क्या थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम देख लेते हैं गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। वही डेफिनेशन आ जाती है तो हमारा बंटा डाल हो जाता है, लिखे क्या इसमें, इसलिए आपको डेफिनेशन लिख के बता दिए। कई बार पूछा जाता है गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की, अभी बना नहीं है गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर ही बनाइए, चले जाओ, ऊपर चला गया, ठीक है। ये बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइलर के साइड मैंने एक कोशिका बना दी है, वो क्या हो जाती है, दूसरी कोशिकाओं से भिन्नता होने लगती है, हो गई भिन्नता। उसमें क्या होगा, उसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो ये आ गया बीजांड काय से गुरु बीजाणु जनन की द्विगुणित कोशिका ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी MMC कहलाती है, रूप में विकसित होती है। और इसमें हो जाएगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये लो जी, फिर से बना देते हैं। अब मैं पूरा ग्रीन कलर में नहीं बना रही, चलो बना लेते हैं, आप भी क्या याद करोगे। अब मैं सिर्फ वो कोशिका बना रही हूँ जो भिन्नता हो चुकी है, मतलब जो हमारी MMC बन चुकी है, ठीक है। MMC बन गई, MMC से क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ भाई साहब। अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं 1 2 3 4, ये बन गई हमारी N। ये क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इससे 4 गुरु बीजाणु बने हैं, अभी 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, ठीक है। अब ये चारों जिंदा नहीं रहेंगे, इनमें होती है लड़ाई, लड़ाई होती है तो ये कहता है मैं रहूं, ये कहता है मैं रहूं, मैं रहूं, मैं रहूं, मैं रहूं, चलता है। फिर इसमें से एक कोशिका, ये जो गुरु बीजाणु है, इनमें से एक कोशिका जो होती है वो आगे जाके हमारे मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगी, ठीक है। तो गुरु बीजाणु युग्मोद्भिद की ये जो बना है, या इनमें से अभी क्या होगा, 3 नष्ट हो जाएगी और एक ही रहेगी। ये जो होगा ये गुरु बीजाणु बनाएगा,
और आगे जाके इससे क्या बनेगा, मादा युग्मोत्पाद। वहां पे परागकण बना था ना, आपको याद है, लघु बीजाणु बना था, लघु बीजाणु में कुछ चेंजेस हुए, उसके बाद परागकण बना था, और परागकण के अंदर नर युग्मकोद्भिद था। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ये गुरु बीजाणु बना है, गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद बनेगा, और मादा युग्मकोद्भिद के अंदर मादा युग्मक होगा। ठीक है, चलिए, ये जो स्पेशल कोशिका है इसी को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है, क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं युग्मकोद्भिद बनना शुरू हुआ। युग्मकोद्भिद किसको कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, क्योंकि पुराना वाला जो है वो कैसा था, द्विगुणित था, वही चेंज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये क्रिटिकल कंडीशन है, तो ये प्रतिनिधित्व करता है, और यही हमारा क्या बनेगा, मादा युग्मकोद्भिद। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं भ्रूण कोश। आधे बच्चे तो भ्रूण कोश और मादा युग्मकोद्भिद को अलग समझते हैं, या मादा युग्मक को ही मादा युग्मक समझते हैं। मादा युग्मक अलग है, इसके अंदर बनेगा, पहले भ्रूणपोष बनेगा, भ्रूणकोश के अंदर क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ जी। तो ये हो गया मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। वो गुरु बीजाणु जो अलग हुआ है, जो पिछली स्लाइड से हम लेकर आए है ना, देखा ये वाला, ये गुरु बीजाणु। इस गुरु बीजाणु से अब क्या होना है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होना है। कैसे होना है मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण, चलिए देखते हैं। अब मैं वो जो कोशिका है गुरु बीजाणु, अब एक छोटा सा यहाँ पे बना लेती हूँ। ये हमारा बीजांड है, इसमें ये था हमारा बीजांडकाय, ये हमारा था बीजांडकाय। बीजांडकाय में थी एक गुरु बीजाणु, बाकी सबको काट दिया। ठीक है, गुरु बीजाणु। अब ये गुरु बीजाणु को, इस वाली चीज को, इस गुरु बीजाणु में 4 बने, 4 में से 3 नष्ट हो गए, 1 बचा। अब उस एक की बात कर रहे हैं हम, तो अभी ये बाहर वाला पूरा नहीं बना के सिर्फ उस गुरु बीजाणु को बना रही हूं। तो ये रहा हमारा वो गुरु बीजाणु। जूम करते जा रहे हैं, अब अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर गोते लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोशिका है गुरु बीजाणु, तो ऑब्वियसली इसके पास एक अपना एक केंद्रक होगा, सबका मालिक एक। अब इस केंद्रक में क्या होगा, एक समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन हुआ। देखिए, मैं इसको अलग से भी पढ़ा सकती थी, लेकिन अलग से पढ़ाती है ना दूसरे चाइल्ड लेक्चर में, तो ये आपका मिक्स हो जाता, इसलिए आपको बस उस एंड तक लाके मैं छोड़ूंगी कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ये गुरु बीजाणु या बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि पिक्चर्स तो वैसे ही बनाए जाते हैं। आधे लोग कंफ्यूज होते हैं, मादा युग्मकोद्भिद क्या है, गुरु बीजाणु क्या है, गुरु बीजाणु धानी क्या है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि हम अंदर जा रहे हैं डिटेल में। ठीक है, अब ये समसूत्री विभाजन हुआ, एनसीईआरटी में दे रखा है, चिंता मत कीजिए, ऐसा ही डायग्राम। अब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, कोशिका वही है, सिर्फ कैसा हुआ है, केंद्रक विभाजन हुआ है। गौर कीजिएगा थोड़ा, केंद्रक विभाजन, ठीक है, ओनली। तो 2 केंद्रक बन गए, नंबर 1 समसूत्री विभाजन। इन 2 में फिर से क्या हुआ, समसूत्री। ठीक है, तो क्या हो गए, 1 2 3 4, 4 बन गए, 2 से 4, इससे भी 2 बने, इससे भी 2 बने, तो 4 बन गए। फिर एक समसूत्री विभाजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, हाँ 8 हो गए। तीसरा समसूत्री विभाजन, तो एक 8 केंद्रकीय संरचना बन गई है हमारे साथ में। ये हुआ मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। अभी ये भ्रूणपोष बना नहीं है, अभी निर्माण चल रहा है, इसके बाद की कहानी आपको सुनाती हूँ। अब ये क्या हुआ, 8 बन गए। अब बना है, अब बनेगा हमारा भ्रूणकोश, जिसको हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है, भ्रूण मादा युग्मकोद्भिद की भ्रूणपोष की संरचना। अब मैंने हेडिंग क्यों डाली है, बुक में ये और वो पहले वाला सब एक साथ है, लेकिन क्वेश्चन जब अलग आ जाता है कि भ्रूणकोश की संरचना बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज कि वो पहले समसूत्री विभाजन करवाए कि क्या करवाए।
ठीक है। तो मादा युग्मोद्भिद का निर्माण अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको पहले वाला मतलब वो केंद्रक विभाजन वाली बात भी लिखनी है और यहाँ तक लेके आना है उसको। लेकिन आपको सिर्फ भ्रूणपोष की संरचना पूछेगा तो आप ये वाले पोर्शंस लिखेंगे, क्या, ये वाले, कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। एक होता है अंडोपकरण, एक होता है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिकाएं, ठीक है, ध्रुवीय कोशिकाएं, ये चीजें होती है। अब कैसे हुआ ये सुनिए। हमने 8 बनाए। अच्छा, पहले सिर्फ केंद्रक विभाजन हो रहा है, पहले ही बता चुकी हूं मैं। ये 8 कोशिकाएं, 8 केंद्र की अवस्था है। अब इससे बनना है भ्रूणपोष। इसमें से 3 कोशिकाएं तो ऊपर चली जाएगी। अच्छा, ये हम वो कौन से बीजाणु की बात कर रहे हैं, एनाट्रोपस वाले, मतलब इधर क्या है, बीजांड द्वार है ना, और इधर क्या है, निभाग है। अब बुक की एनसीईआरटी की बात करें तो पहले तो एनसीईआरटी ने निभाग ऊपर बताया और बीजांड द्वार नीचे बताया, कंफ्यूज कर दिया है। तो आप एक ही रखना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, एक रखना हमेशा, बीजांड द्वार नीचे निभाग ऊपर, और वैसा ही बनाना जैसा मैंने बनाया। उसमें पहले तो वही निभाग को नीचे ले लिया, दूसरे फाइनल चित्र में निभाग को ऊपर ले लिया। वो एरो बता रखा है, ऐसा ऐसा येलो कलर का एरो बना के दिया हुआ है। वो ये एरो क्या बता रहा है, बीजांड द्वार को बता रहा है। हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसी गंदी बातें नहीं, एक जैसा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें होगा धीरे धीरे कोशिका विभाजन एक साथ, समानता का भाव, अकेले अकेले विभाजन क्या करें, ठीक है। इनमें से 3 कोशिकाएं निभाग की ओर चली जाती है। अब मैं सारी एक साथ बना रही हूँ, ये ऐसा सा चित्र बनेगा। अब हमारा बनने वाला है फाइनल भ्रूण कोश। 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ जाएंगी निभाग की ओर, ये नी भा ग, फिर दूसरा बीजांड द्वार, इसको मैं माइक्रोपाइलर एम लिख देती हूँ, ठीक है, आलसी। 3 कोशिकाएं चली गई ऐसे। इनमें क्या हो गया, केंद्रक में 3 केंद्रकों में धीरे धीरे कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, कोशिका विभाजन यानी जीव द्रव्य जो है वो विभाजित हो गया। 3 कोशिकाएं ऊपर चली गई, 3 कोशिकाएं नीचे, ठीक है, और 2 केंद्रक बेचारे अकेले अकेले अंदर रह गए और इनके बाहर की तरफ एक कोशिका भित्ति बन गई, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं मैम ये आपने वही बलड़ बलड़ बोल दिया, इसको लिखे कैसे। तो अंड उपकरण में क्या लिखोगे या प्रतिव्यासांत कोशिकाओं में क्या लिखोगे। प्रतिव्यासांत कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रतिव्यासांत कोशिकाओं को एंटीपोडल कहते हैं, एंटीपोडल, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं जो निभाग की ओर। अब इसको लिखना कैसे है, भ्रूण कोश में निभाग की ओर स्थित 3 कोशिकाओं के समूह को प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल सेल कहते हैं। यह कोशिकाएं बीजांड में भ्रूण के निर्माण के समय या भ्रूण पोष के निर्माण के समय पोषण प्रदान करती है। ये नष्ट हो जाएगी, अपभ्रष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी और इनका जो भी न्यूट्रिशन है वो जो हमारा भ्रूण बनेगा अंडे से निषेचन के बाद उसको पोषण देगी। अब दूसरी है अंड उपकरण, ये है हमारा अंड उपकरण। अंड उपकरण, अब अंड उपकरण को कैसे लिख सकते हैं, भ्रूणपोष में बीजांड या बीजांड में बीजांड द्वार की माइक्रोपाइलर एंड में 3 कोशिकाओं के समूह को अंड उपकरण या एग एपरेटस कहते हैं इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है, एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस में एक कोशिका सामान्य 2 कोशिकाओं से बड़ी होती है। एक कोशिका जो होती है वो कुछ कैसी होती है, बड़ी होती है। इसको बना लेते हैं ये वाली, यह कोशिका कहलाती है अंड कोशिका यानी कि एग। यही है हमारा मादा युग्मक, बन गया है, ब्राइड आ गई है, ठीक है। एक कोशिका 2 अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है जिसे अंड कोशिका कहते हैं। बाकी 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये वाली, ये और ये है सहायक कोशिका जिसको हम कहते हैं सिनर्जिएट या सिनर्जिट,
सिनर्जिएट कोशिकाओं का क्या काम होता है? वही, जब पराग नलिका आएगी, पराग नलिका को आने के लिए ये रास्ता प्रदान करती है या पराग नलिका को निर्देशन देती है। सहायक कोशिकाओं में कुछ फिंगर लाइक यानी कि उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है। ऐसी 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 बुक में भी बनी हुई है, ठीक है। और थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में देखना चाहें तो ये हो गई सिनर्जिएट या अंड कोशिका, ये हो गई अंड कोशिका। सिनर्जिएट में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तंतु समुच्चय। ऐसे तो हिंदी के शब्द बड़े ही कंफ्यूजिंग। तंतु समुच्चय क्योंकि तंतु जैसे है, इसे फिलिफॉर्म सेल्स भी कहते हैं। क्या काम होता है? जब पराग नलिका यहाँ से आएगी, पराग नलिका बोला था ना बनेगी, पराग नलिका अंड तक पहुंचेगी तो पराग नलिका को दिशा निर्देश देने का काम ये सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिकाएं बनती है। भ्रूण पोष के केंद्र में एक कोशिका जिसमें पूर्णतः कोशिका विभाजन नहीं हो पाता और 2 केंद्रक होते हैं जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं या पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। ये पोलर न्यूक्लियस एक ही कोशिका में रहते हैं तो इस कोशिका को क्या कह देंगे? ध्रुवीय केंद्रकीय कोशिका। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत मस्त रोल है। ये आगे जाके आपको बना रहे हैं वो द्विनिषेचन, जो 10th में बड़ा परेशान किया होगा आपको कई बार, वो द्विनिषेचन कराएंगे, ठीक है। तो संरचना समझ में आ गई, लिखना कैसे है ये समझ में आ गया, जो बोल रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। सेंटर में ध्रुवीय कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। क्या करेंगे ये सब आगे जाके। तो ये है हमारा भ्रूण कोश, मादा युग्मकोद्भिद, और इसके अंदर है हमारा मादा युग्मक। जैसा परागकण था, परागकण के अंदर नर युग्मक था, वो जो 2 डॉट बनाए थे हमने, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आई, इसको 2-3 बार देखिए। एक बार अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, जिंदगी भर कभी दिक्कत नहीं आएगी। वरना आज अगर कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ तो जिंदगी भर ये पेड़ पौधे सताने वाले हैं, क्योंकि आगे आपको दूसरे पेड़ पौधे भी पढ़ने हैं, यानी एंजियोस्पर्म के आगे वाले, है ना, वो शैवाल विवाल जो स्टार्टिंग में बताया था, तब बहुत दुखदाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो यही समाप्त होती है, और खून चूस लिया मैंने जितना चूसना था, आज का कोटा पूरा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए लर्न एंड शेयर और मुझे